एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है आरवी एनकॉन। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यों, वो इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इसको डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ। आरवी एनकॉन के शेयर के चार्ट को अगर आप देखेंगे जीरोधा में तो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखने में तो लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस ग्रोथ दे रहा है, राइट। तो ये एक पहला रीजन है। इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं बताऊंगा। तो पहला रीजन ये है कि ये एक रेगुलर ग्रोथ कंपनी लग रही है, और दूसरा रीजन है कि आज ये 13% से ज्यादा गिरा है। तो क्या हमको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आरवी एनकॉन है क्या। आरवी एनकॉन एक एचआर सर्विस कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग एंड मैन पावर आउटसोर्सिंग का काम करती है। मतलब एक तरह से रिक्रूटमेंट टाइप की कंपनी है, इसलिए ये बहुत बड़ी नहीं है। 200 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। जनरली मैं इस तरह की मार्केट कैप वाली कंपनीज के बारे में बात नहीं करता। 1000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनीज अक्सर डेंजरस होती है। तो देखते हैं ये कंपनी कैसी है। तो जैसा कि जीरोधा में हम लोग चेक कर रहे हैं तो ये रेगुलर ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन कब से दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 2022 मार्च अप्रैल के बाद से। तो अगर आप मार्केट में उस टाइम से हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी बकवास भंगार कंपनियां भी कोविड के बाद बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी। लेकिन जब हम इसका चार्ट गूगल में या स्क्रीनर पे चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये वाला जो चार्ट है ये अक्टूबर 2017 से है, और इसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद से ही ये कंपनी कंटिन्यू गिर रही थी, और कोविड के बाद से ही जैसे ही सारी बाकी कंपनीज ऊपर जाने लगी, ये कंपनी भी ऊपर जाने लगी। लेकिन क्या इसके रिजल्ट्स भी इसी तरह के हैं कि जिससे हम इसे बाय कर सके? तो ये है इसका एनुअल प्रॉफिट रिजल्ट। इसमें हम लोग साफ देख सकते हैं कि 2017 से 18 में और 19 में कंटिन्यू इसमें प्रॉफिट बढ़ा ही है, और 2020 में जैसे कि सारी कंपनीज पे असर पड़ा था, इस पे भी डाउनफॉल आया था। लेकिन उसके बाद 2021 में इसने अपने 2019 के जो प्रॉफिट थी उसको भी कवर कर लिया और 10.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया, और उसके बाद से कंटिन्यू फिर से इसमें रेगुलर प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिख रही है जो कि आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो कंपनी का बेसिकली प्लान है कोलकाता में और ज़्यादा एक्सपैंड करने का, ओमान में कुछ एक्सपैंड करने का, इंडोनेशिया और मलेशिया में ये लोग अपनी ब्रांचेस खोलना चाह रहे हैं ताकि उस तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ भी ये लोग ग्रैब कर सके। तो एक्सपेंशन प्लान तो है। चलिए थोड़े और फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। मार्केट कैप जैसे कि मैंने कहा 200 करोड़ के आसपास ही है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी डिविडेंड देती है। आरओसीई और आरओई दोनों ही एवरेज है। 15 से ज्यादा रहने पे मैं ओके बोलता हूँ, 20 से ज्यादा रहने पे ज्यादा अच्छा होता है। लोन इनके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 है। प्रमोटर के पास 73.5% की होल्डिंग है, जिसमें से कुछ भी इन लोगों ने प्लेज नहीं किया है। तो प्रमोटर का तो इसमें बहुत ज्यादा विश्वास है। कुछ टाइम के बाद इनको 3.5% और मार्केट में निकालना पड़ेगा, बिकॉज प्रमोटर 70% ही होल्ड कर सकते हैं। तो ये प्रमोटर होल्डिंग कुछ टाइम में थोड़ी कम होती हुई दिखेगी, जो कि या तो एफआईआई या तो डीआईआई के पास चली जाएगी। फ्री कैश फ्लो भी इस कंपनी के पास अच्छा खासा रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। और बात करें इसके प्रॉफिट ग्रोथ की और सीएजीआर की, तो ये भी अच्छी कंपनीज में जैसा दिखता है डबल डिजिट में है। डबल डिजिट में अगर कोई भी कंपनी आपको सीएजीआर और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है तो वो कंपनी बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो रिजर्व्स इसके बड़े हैं, अच्छी चीज है। बोरोइंग्स जो है वो डबल से ज्यादा हो गई है, मतलब इन लोगों ने लोन्स अभी लिए हैं। फिक्स्ड एसेट जो है वो कांस्टेंट है, वो स्टेबल है। थोड़ा सा जो कंफ्यूजन मुझे दिखता है वो इसके ओपीएम में है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2012, 13, 14 के आसपास इसका जो ओपीएम था वो 11-10% के आसपास था, लेकिन 2016 के आसपास आते आते ये 5%, 4%, 3%, 5% के आसपास ही चल रहा है। तो इसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इकलौती चीज है जो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि इनके पास काम की कमी तो नहीं है। तो आगे के कुछ दिन में मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा, लेकिन अभी ये देखते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट अभी करना चाहिए, क्योंकि ये अभी 13% से ज्यादा गिरा है। तो इसमें क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या कुछ टाइम के बाद करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कब? तो वो डिसाइड करने के लिए हम आ जाते हैं अपने मीडियन के चार्ट पे, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये अभी अराउंड 16 के आसपास चल रहा है, 16 के नीचे, और इसका जो मीडियन है वो 10 पर है। इसका मतलब है कि ये अभी भी ओवर प्राइस्ड है। 13% आज गिरने के बावजूद ये ओवर प्राइस्ड है। हम लोगों को इसमें एंट्री करनी चाहिए जब ये 10 के नीचे हो। और इसके चार्ट में चेक करने पे अगर मुझे बाइंग करनी होगी तो मैं इस तरह की छोटी कंपनी में इतने ऊपर में तो बाय नहीं करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये कभी गिरी नहीं है। तो ये जीरोधा में चार्ट 2020 से दिख रहा है, तो हो सकता है कि बाकी बड़ी बड़ी कंपनियां भी रेगुलर ग्रोथ देने वाली कंपनीज भी अभी गिरने लगी है, काफी ज्यादा गिर रही हैं और अपनी हिस्ट्री को बीट कर रही है। तो हो सकता है ये उससे ज्यादा भी गिर जाए। अगर मुझे नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसमें एंट्री करूंगा 80 के आसपास या उससे नीचे ही। अगर मुझे ये 80 या 75, 70 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें एक बहुत छोटा सा अमाउंट डालूंगा, और अगर ये उसके बाद भी गिरता है तो उससे भी छोटा एक अमाउंट में इसमें 30 रुपए के आसपास पे डालूंगा, जो कि इसका ऑल टाइम लो है। पर हमें इसके न्यूज पे और इसके रिजल्ट्स पे ध्यान देना होगा और मेक श्योर करना होगा कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आए। अपने इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।